नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। कैसे हो भी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ हो, मंगल में हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों राजस्थानी साहित्य पे। आज क्या पढ़ेंगे? राजस्थानी साहित्य। और राजस्थान का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। राजस्थानी साहित्य से 2 या 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, अच्छा सा पढ़ेंगे। बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके इतिहास के बारे में। राजस्थानी साहित्य का इतिहास देखते हैं कि राजस्थानी साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है। कितने कालों में विभाजित किया गया है? 4 कालों में। पहला कौन सा है? प्राचीन काल, दूसरा है पूर्वी मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। कौन सा है? आधुनिक काल। इन कालों की प्रवृत्ति देखेंगे और कब से कब तक रहता है वो भी देखने वाले हैं भी, और इनकी क्या विशेषता है सभी पे चर्चा करेंगे। देखो, पहला काल कौन सा है? प्राचीन काल। कौन सा है? प्राचीन काल या फिर प्रारंभिक काल। इसकी प्रवृत्ति क्या रहती है? वीर गाथा। वीर गाथा का काल रहता है ये। प्राचीन काल, प्रारंभिक काल कौन सा काल रहता है? वीर गाथाओं का काल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि पश्चिमी देशों के आक्रांताओं द्वारा अपने भारत के ऊपर आक्रमण किए जा रहे हैं, तो उसका प्रभाव अपने राजस्थान पे पड़ता है। तो राजस्थान के राजा महाराजाओं, जनताओं में जोश तथा साहस बनाए रखने के लिए वीरता प्रधान काव्यों की रचना की जाती है। इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की रचना की जाती है। और आपको बता दूं मैं कि राजस्थान पुलिस के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि राजस्थानी साहित्य के वर्गीकरण के अनुसार प्रारंभिक काल के किस रूप को या फिर प्रारंभिक काल के रूप को जाना जाता है। ऑप्शन थे वीरगाथा, भक्ति, श्रृंगार या नीति व रीति का काल। नीति व रीति का काल। तो आंसर क्या था? वीरगाथा का काल। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो काल रहता है 1050 से 1450 तक। दूसरा है पूर्वी मध्यकाल। कौन सा है? पूर्वी मध्यकाल। भक्ति का काल रहता है। प्रवृत्ति कैसी रहती है भक्ति की? यहां पे संत एवं संप्रदायों का उद्भव हो जाता है इस काल में। विस्तार से देखेंगे आगे। तो कब से कब तक रहता है? 1450 से लेकर के 1650 तक। आगे है तीसरा उत्तर मध्यकाल। कौन सा है? उत्तर मध्यकाल। इसकी प्रवृत्ति रहती है श्रृंगार की, रीति व नीति की प्रवृत्ति रहती है। कौन सी रहती है? श्रृंगार व नीति व रीति की प्रवृत्ति। और कब तक रहता है? 1650 से लेकर के 1850 तक। कब तक रहता है अभी? 1650 से लेकर के 1850 तक। और चौथा है आधुनिक काल। कौन सा है? आधुनिक काल। 1850 से लेकर के आज तक का कौन सा काल है? आधुनिक काल। इसकी प्रवृत्ति कैसी रहती है? विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त काल है ये। क्या है ये? आधुनिक काल विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त काल है। अब देखते हैं इसको विस्तार से कि कौन से काल में क्या क्या विशेषताएं हैं। एक नंबर देखो भाई, प्राचीन काल, प्रारंभिक काल। प्राचीन काल या प्रारंभिक काल कब से कब तक रहता है? 1050 से लेकर के 1450 तक। वीर गाथा का काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है? वीर गाथा का काल। क्यों? क्योंकि पश्चिमी देशों के आक्रांताओं द्वारा अपने भारत के ऊपर आक्रमण किए जाते हैं, तो उनका प्रभाव राजस्थान पे पड़ता है भी। कहां पे पड़ता है? राजस्थान पे भी पड़ता है। तो यहाँ के जो राजस्थान के जो शासक थे, राजा महाराजा थे, जनता और वीर पुरुषों में जोश भरने के लिए या साहस उत्पन्न करने के लिए किनकी रचना की जाती है? वीरता प्रधान काव्यों की रचना की जाती है। किनकी रचना की जाती है? वीरता प्रधान काव्यों की रचना की जाती है। अपने को अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि वीरता प्रधान काव्यों की रचना कौन से काल में की गई, अपना आंसर क्या होगा? प्राचीन काल या फिर प्रारंभिक काल। आपको मैंने क्वेश्चन भी बता दिया जो राजस्थान पुलिस में आया हुआ है। तो अब देखो, वीरगाथा का काल कहते हैं प्राचीन काल या प्रारंभिक काल। बाहरी आक्रमण के कारण संघर्ष का समय रहता है और वीरता प्रधान काव्यों की रचना की जाती है। किनकी रचना की जाती है? वीरता प्रधान काव्यों की रचना की जाती है। उदाहरण के तौर पे देखें तो पृथ्वीराज रासो, रणमल छंद, हमीर रासो, और देखना चाहे तो बिसलदेव रासो भी लिख सकते हैं भी। बिसलदेव रासो। अपने एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की जाती है? रणमल छंद की रचना किसके द्वारा की जाती है? बिसलदेव रासो की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो देख लेते हैं अभी। पृथ्वीराज रासो की रचना कौन करता है? चंद्रप्रदाई। चंद्रप्रदाई द्वारा। इसको पूरा कौन करता है? जल्लण द्वारा किया जाता है। पूरा कौन करता है? जल्लण। रणमल छंद की रचना कौन करता है? श्रीधर व्यास। कौन करता है दोस्तों? श्रीधर व्यास।
हमीर रासों की रचना कौन करता है? सारंगधर। और बिसलदेव रासों की रचना किसके द्वारा की जाती है? नरपति नाल द्वारा। नरपति नाल द्वारा। अपने एग्जाम में सीधा देख करके रचनाकार का नाम पूछ लेता है वे कि पृथ्वीराज रासों की रचना किसके द्वारा की गई, हमीर रासों की रचना किसके द्वारा की गई, बिसलदेव रासों की रचना किसके द्वारा की गई। तो ध्यान में रखना है अपने को, ये उदाहरण पता है, इसको विस्तार से देखेंगे आगे। आगे देखो 2 नंबर में पूर्वी मध्यकाल कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मध्यकाल कब से कब तक है? 1450 से लेकर के 1650 तक। इस काल की प्रवृत्ति कैसी रहती है? भक्ति की प्रवृत्ति कैसी रहती है? भी भक्ति की। और संत एवं संप्रदायों का उद्भव हो जाता है। अगर अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि संत एवं संप्रदायों का उद्भव कौन से काल में होता है, तो अपना आंसर क्या होगा? पूर्वी मध्य काल। उदाहरण के तौर पे देखें तो कौन से हो जाएंगे भी? जसनाथ जी है, जाम्बो जी है, दादू दयाल जी है, मीराबाई है। कौन से हो जाएंगे? दादू दयाल जी। पूर्वी मध्यकाल की प्रवृत्ति कैसी रहती है? भक्ति की। और संत एवं संप्रदायों का उद्भव हो जाता है भी, ध्यान में रखना। संत एवं संप्रदायों का उद्भव कौन से काल में होता है? पूर्वी मध्यकाल में। आगे देखो 3 नंबर उत्तर मध्यकाल। तीसरा काल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उत्तर मध्यकाल। कब से कब तक रहता है? 1650 से लेकर के 1850 तक। इस काल की प्रवृत्ति क्या रहती है? श्रृंगार की रहती है, रीति व नीति की प्रवृत्ति रहती है। इस काल में शासकों द्वारा, राजा महाराजाओं द्वारा साहित्य एवं कलाकारों को दरबार में आश्रय दे दिया या फिर स्थान दे दिया। राजा महाराजाओं द्वारा साहित्यकारों एवं कलाकारों को दरबार में स्थान व आश्रय दे दिया वे। इस काल को स्वर्ण काल कहते हैं। साहित्य का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? वे उत्तर मध्य काल को कहते हैं। और शांति का काल कहते हैं। क्या कहते हैं? शांति का काल कहते हैं। ध्यान में रखना है। शासकों व कलाकारों शासकों ने कलाकारों एवं साहित्यकारों को आश्रय दे दिया। कौन से काल में? उत्तर मध्य काल में। राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है कौन से काल को? उत्तर मध्य काल को। शांति का काल कहा जाता है उत्तर मध्य काल को। अगर रचना की बात करें तो इस काल में रचनाएं कौन कौन सी रची जाती है? उदाहरण के तौर पे देखें तो रजियारा सोरठा है, सूरज प्रकाश है, चाकरियारा सोरठा है, बेरियारा सोरठा है, मोतियारा सोरठा है। देखो वे उदाहरण भी वही ले रहे हैं जो अपने एग्जाम में आने वाले हैं। उदाहरण भी कैसे ले रहे हैं? जो अपने एग्जाम में आने वाले हैं भी। ठीक है, देखो रजियारा सोरठा किसके द्वारा रचित है? सूरज प्रकाश किसके द्वारा रचित है? राजरूपक किसके द्वारा रचित है? रजियारा सोरठा की बात करें तो कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित है। भी कौन लिखता है? कृपाराम खिड़िया। ऐसे कैसे भी कि नाम तो कृपाराम है और जो सोरठे लिख रहा है वो राजिया के नाम से लिख रहा है। क्यों? क्योंकि कृपाराम का चेला है राजिया में। कौन है? राजिया कृपाराम का चेला है। और कृपाराम खिड़िया जो सीकर के लक्ष्मण सिंह है उसके दरबारी कवि है। सूरज प्रकाश की रचना कौन करता है? कर्णिदान। कौन करता है दोस्तों? कर्णिदान। राजरूपक की रचना कौन करता है? वीरबाण। कौन करता है? वीरबाण। इसको विस्तार से आगे देख लेंगे एक एक को। अभी तो उदाहरण देख रहे हैं, तो उदाहरण के साथ में इसकी रचना किसके द्वारा की गई ये भी बता दें, क्योंकि सीधा पूछ लेता है अपने को एग्जाम में कि रजियारा सोरठा की रचना किसके द्वारा की गई, राजरूपक की रचना किसके द्वारा की गई। तो ध्यान में रखना है। आगे देखो चौथा आधुनिक काल। आधुनिक काल चौथा काल कौन सा है? अभी आधुनिक काल 1850 से लेकर के आज तक का, अब तक का है। इस काल की प्रवृत्ति क्या है? विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त काल है। कौन सा? आधुनिक काल। अपने को क्वेश्चन पूछ ले विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त काल कौन सा है? आधुनिक काल। 1857 की क्रांति के बाद अपने समाज में नई जनजागृति आती है। 1857 की क्रांति के बाद जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी की सारी आधुनिक काल की रचनाएं। तो ध्यान में रखना है वे। देखो 1857 की क्रांति के बाद भारतीय समाज में एक नई जनजागृति आती है। 1857 की क्रांति के बाद की जो रचनाएं हैं वो आधुनिक काल की रचनाएं मानी जाती है। उदाहरण के तौर पे देखें तो किन किन ने रचना की? बांकीदास की रचनाएं हैं, कन्हैयालाल जी की रचनाएं हैं, सूर्यमल की रचनाएं हैं। सूर्यमल जी की रचनाएं हैं कौन सी? वीर सतसई। जो 1857 की क्रांति का वर्णन किया गया है उसमें कौन सी है? वीर सतसई। वीर सतसई 1857 की क्रांति का वर्णन किया गया
1857 की क्रांति का वर्णन किया गया है। कन्हैयालाल सेठिया की रचना की बात करें तो कौन सी हो जाएगी भी? शब्द है, मिंजर है, पाथल पित्तल है, जो इंपॉर्टेंट है भी अपने एग्जाम की दृष्टि से, वही उदाहरण देख लें, इनको आगे देखेंगे डिटेल से। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो राजस्थान साहित्य का काल विभाजन है ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करना। और जो आज की जो ये क्लास की पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और कल के सेशन में पढ़ेंगे भी, कल के वीडियो में, कल की क्लास में पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य की शब्दावलियां। कौन सी चीजें पढ़ेंगे? राजस्थानी साहित्य की शब्दावलियां पढ़ेंगे, जैसे कि पर्ची है, रासो है, ख्यात है, वात है, वचनिका है, विगत है। लेटेस्ट एग्जामों में देखें तो उसी शब्दावलियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भी, उसको देखेंगे डिटेल से कल। तो आज की जो ये क्लास की पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी, अपना जो टेलीग्राम चैनल है विजन क्लासेस 772, वहां पे आपको मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले तो देखो कि ख्यात किसे कहते हैं, ख्यात के अंदर किन की जानकारी हमें प्राप्त होती है, ख्यात का नामकरण कैसे रखा जाता है, कौन सी भाषा का शब्द है, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे जो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है भी। सबसे पहले तो ये देखो कि ख्यात किसे कहते हैं, ख्यात के अंदर कौन सी जानकारी हमें प्राप्त होती है। देखो भी, राजाओं द्वारा अपने सम्मान में, सफलता में, विशेष कार्यों के लिए लिखवाया गया विस्तृत इतिहास ही क्या कहलाता है दोस्तों? ख्यात कहलाती है। क्या कहलाता है? ख्यात कहलाती है। देखो, राजाओं द्वारा अपने सम्मान में, सफलता में, विशेष कार्यों के लिए लिखवाया गया विस्तृत इतिहास क्या है? विस्तृत इतिहास। विस्तृत इतिहास ख्यात कहलाता है। ख्यात कहलाता है, ध्यान में रखना दोस्तों। इसका नामकरण किस पे रखा जाता है? देखो, नामकरण, नामकरण इसका नाम किस किस पे हो सकता है? नंबर 1 राजवंश पे हो सकता है दोस्तों। किस पे हो सकता है? राजवंश पे। दूसरा राज्य पे हो सकता है, राज्य के नाम पे हो सकता है। तीसरा लेखक के नाम पे हो सकता है, लेखक के नाम पे हो सकता है, ध्यान में रखना। और ये कौन सी भाषा का शब्द है? ख्यात कौन सी भाषा का शब्द है? तो भाषा की बात करें तो दोस्तों हो जाएगा संस्कृत। कौन सी हो जाएगा? संस्कृत। उदाहरण की बात करूं तो ख्यात के कौन से उदाहरण है? तो जोधपुरी ख्यात, मुंडियारी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, मुणोत नैणसीरी ख्यात। ख्यातों के ऊपर एक अलग से क्लास लेंगे अपन, अच्छे से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे भी। देखो उदाहरण देखो, मुणोत नैणसीरी ख्यात किसके द्वारा रचित है? मुणोत नैणसी द्वारा। मुणोत नैणसी द्वारा। दयालदासरी ख्यात दयालदास द्वारा रचित है। मुंडियारी ख्यात की रचना किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा लिखी जाती है भी? चैनदास बारठ द्वारा। चैनदास बारठ द्वारा, ध्यान में रखना भी। मुंडियारी ख्यात किसके द्वारा लिखी जाती है? चैनदास बारठ द्वारा। दयालदासरी ख्यात दयालदास सिंडाइस द्वारा। दयालदास सिंडाइस द्वारा। मुणोत नैणसीरी ख्यात मुणोत नैणसी द्वारा। आगे देखो भी 2 नंबर। दूसरी शब्दावली देखो भी दोस्तों, पर्ची। पर्ची किसे कहते हैं? सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। पर्ची किसे कहते हैं? संत महात्माओं द्वारा रचित रचना या फिर उसका जीवन परिचय क्या कहलाती है? पर्ची कहलाती है। संत महात्माओं द्वारा रचित रचनाएं या जीवन परिचय क्या कहलाती है? पर्ची कहलाती है। उदाहरण के तौर पे देखें तो रैदासरी पर्ची, मीरारी पर्ची, कबीररी पर्ची, ये सारी की सारी क्या है भी? पर्ची के उदाहरण है। सीधा अपने से यही पूछता है स्टेटमेंट देकर के कि संत महात्माओं द्वारा रचित रचनाएं क्या कहलाती है, तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? पर्ची। आगे देखो 3 नंबर शब्दावली है दोस्तों, वात। तीसरी शब्दावली है वात या फिर बात। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? बात। इसका अर्थ क्या है? कहानी। क्या है दोस्तों? कहानी।
एक कहानी कहने वाला होगा, दूसरा सुनने वाला होगा। एक कहानी कहने वाला होगा, दूसरा सुनने वाला होगा। जी हाँ, थे रात ने 2-2 3-3 बजे तक लगे रहो हूर हार हम्बे, जब थे बोलो जब थारो बाबू सुने और बाबू बोले जब थे सुनो ने, वही ये कहानी है। ये क्या है? ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र की कहानियां होती है। क्या होती है दोस्तों? ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र की कहानियां होती है। वाद में धर्म युद्ध, दर्शन, मनोरंजन की कहानियों पर प्रकाश डाला जाता है, जैसे किसी व्यक्ति, जाति, प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास होता है। क्या होता है? किसी व्यक्ति, जाति, प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास होता है। किसमें होता है? वाद के अंदर। उदाहरण के तौर पे देखें तो बाबू जी री बात है, वीरमदेव सोनगरा री बात है, उमादेव भटियाणी री बात। इसका लेखन कार्य किनके द्वारा किया जाता है वो देख लेते हैं। सीधा ये भी पूछ लेता है ना एग्जाम में, बाबू जी री बात की रचना किसके द्वारा की जाती है, उमादेव भटियाणी री रचना किसके द्वारा की जाती है, या वीरमदेव सोनगरा री बात की रचना किसके द्वारा की जाती है। तो ये देख लेते हैं अभी। बाबू जी री बात की रचना की जाती है लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत द्वारा। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा रची जाती है। वीरमदेव सोनगरा री बात किसके द्वारा लिखी जाती है? पद्मनाभ द्वारा। पद्मनाभ द्वारा। उमादेव भटियाणी री बात किसके द्वारा लिखी जाती है? किसके द्वारा रचना रची जाती है? ये रची जाती है भी आसानंद द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? आसानंद द्वारा। अपने को सीधा सा यही पूछेगा, धर्म युद्ध, दर्शन, मनोरंजन की कहानियों पर डालने वाला प्रकाश कहलाता है। तो अपना आंसर क्या होगा? वात होगा भी, ध्यान में रख लेना। आगे देखो 4 नंबर शब्दावली कौन सी है? चौथी शब्दावली है वचनिका। कौन सी है दोस्तों? वचनिका। वचनिका में वर्णन किसका मिलता है? तो राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो अंचलदास खींचीरी वचनिका और राठौड़ महेश दासोत्री वचनिका। अंचलदास खींचीरी वचनिका किसके द्वारा लिखी जाती है और राठौड़ महेश दासोत्री वचनिका किसके द्वारा लिखी जाती है? सीधा अपने से पूछ लेते हैं अभी कई बार एग्जाम में कि अंचलदास खींचीरी वचनिका किसके द्वारा लिखी जाती है। तो देखो शिवदास गाडन द्वारा। शिवदास गाडन द्वारा अंचलदास री खींची वचनिका लिखी जाती है और राठौड़ महेश दासोत्री वचनिका किसके द्वारा लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है खिड़िया जग्गा द्वारा। खिड़िया जग्गा द्वारा, ध्यान में रखना भी। आगे देखो 5 नंबर। 5वीं शब्दावली है दोस्तों दवावेत। कौन सी है? दवावेत। इसमें किनका वर्णन मिलता है? तो राजा का गुणगान किया जाता है। युद्ध, आखेट, नख से लेकर के सिख तक का वर्णन किया जाता है। देखो राजा कथा में राजा का गुणगान किया जाता है, युद्ध का, आखेट का, नख से लेकर के सिख तक का वर्णन किया जाता है। किसमें? दवावेत में। उदाहरण के तौर पे देखें तो राजा जय सिंह री दवावेत, महाराजा जवान सिंह री दवावेत और अकमाल देवड़ा री दवावेत। और ये दवावेत है, ये कौन सी भाषा के शब्दों से बना हुआ है? तो उर्दू है फारसी से। उर्दू प्लस फारसी भाषा से बना हुआ है भैया, ध्यान में रख लेना। 6ठी शब्दावली देखो भी, विगत। 6ठी शब्दावली है दोस्तों विगत। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो एक बार आप सभी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और जो विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। और ये आज की जो क्लास की पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखो भाई विगत। विगत में किनका विवरण मिलता है? तो राजा के परिवार, राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है भी? विगत के अंदर। देखो राजा के परिवार, राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तित्व का वर्णन किसमें मिलता है? विगत के अंदर। उदाहरण की बात करें तो मारवाड़ रा परगनारी विगत और गामा रा पट्टारी विगत। ये है गामा रा पट्टा री विगत है अभी दोस्तों। गामारा पट्टारी विगत। ये किनके द्वारा रचित रचनाएं है? ये भी अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है सीधा कि मारवाड़ परगनारी विगत किसके द्वारा रची गई है? तो किसके द्वारा रची गई है? मुणोते नेणसी द्वारा।
मुणोत नैणसी द्वारा। और गामारा पट्टारी विगत किसके द्वारा लिखी रची गई है? दयालदास द्वारा। किसके द्वारा? दयालदास द्वारा। दयालदास द्वारा, ध्यान में रखना भी। आगे देखो 7 नंबर प्रकाश। आगे देखो भी प्रकाश। प्रकाश से हमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है? तो किसी राजा या व्यक्ति विशेष, घटनाओं पर या उपलब्धियों पर डालने वाला प्रकाश ही क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाश कहलाता है। देखो, किसी राजा या व्यक्ति विशेष, घटनाओं पर प्रकाश डालने की, उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है, कहलाता है। या फिर यहां पे चेंज कर लेना थोड़ा, इसकी जगह कर देना या। किसी राजा या व्यक्ति विशेष या घटनाओं पर या उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। उदाहरण देखो, सूरज प्रकाश, पाबू प्रकाश, उदय प्रकाश, राज प्रकाश, सहज प्रकाश। अपने को एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि सूरज प्रकाश किसकी रचना है, पाबू प्रकाश किसकी रचना है, सहज प्रकाश किसकी रचना है। तो देखो भाई, सूरज प्रकाश किसकी रचना है? कर्णिदान की। किसकी रचना है दोस्तों? कर्णिदान की। कर्णिदान की। पाबू प्रकाश किसकी रचना है दोस्तों? आसिया मूर्जी की। आसिया मूर्जी। उदय प्रकाश किसकी रचना है? कृष्णा सिंडाइज की। कृष्णा सिंडाइज की। राज प्रकाश किसकी रचना है दोस्तों? किशोरदास की। किसकी रचना है? किशोरदास की। किशोरदास की। और सहज प्रकाश किसकी रचना है दोस्तों? सहज प्रकाश सहजोबाई की। सहजोबाई की। कुछ याद आ रहा है? चरणदास की शिष्या सहजोबाई दयाबाई, तो यही है वो सहजोबाई, जिसकी रचना कौन सी है? सहज प्रकाश। ध्यान में रखना, सूरज प्रकाश किसकी रचना है भी? कर्णिदान की। पाबू प्रकाश किसकी रचना है? आसिया मूर्जी की। उदय प्रकाश किसकी रचना है? कृष्णा सिंडाइज की। राज प्रकाश किसकी रचना है? किशोरदास की। और सहज प्रकाश किसकी रचना है दोस्तों? सहजोबाई की। आगे देखो भी, देखो भी रासो। रासो 8 नंबर शब्दावली है रासो। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार देखें तो राजा के युद्धों के बारे में, वीरता के बारे में, विजय के बारे में, कीर्ति के बारे में वर्णन मिलता है, वो क्या कहलाती है? रासो कहलाती है। देखो भी, जिन काव्य रचना में राजा के युद्धों के बारे में, विजय, कीर्ति, वीरता के बारे में वर्णन मिलता है, वो क्या कहलाती है दोस्तों? रासो कहलाती है। किसके अनुसार है? मोतीलाल मेनारिया के अनुसार है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार। उदाहरण देखो भाई, हमीर रासो, संगत रासो, खुमान रासो, छत्रपति रासो, पृथ्वीराज रासो, राणा रासो, ये सारे के सारे क्या है भी? रासो। इसके रचनाकार कौन है? अपने एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि हमीर रासो की रचना कौन करता है, खुमान रासो की रचना किसके द्वारा की जाती है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की जाती है। तो ये एक बार देख लेते हैं। हमीर रासो की रचना कौन करता है? सारंगधर, सारंगधर या फिर जोधराज, जो भी अपने को ऑप्शन में मिले। जोधराज, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। संगत रासो की रचना कौन करता है? गिरधर आसिया। गिरधर आसिया। खुमान रासो की रचना कौन करता है दोस्तों? दलपत विजय। दलपत विजय। राणा रासो की रचना किसके द्वारा की जाती है? दयालदास द्वारा। किसके द्वारा? दयालदास द्वारा। दयालदास द्वारा। छत्रपति रासो की रचना किसके द्वारा की जाती है? काशी छंगाणी द्वारा। काशी छंगाणी द्वारा। मतीरी की राड़ का वर्णन मिलता है 1644 में हुई हुई बीकानेर और नागौर के बीच में। और पृथ्वीराज रासो की रचना कौन करता है? चंद्र बरदाई। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, चंद्र बरदाई।
चंद्रबदाई द्वारा। पूरा कौन करता है इसको? जलन भाई। हमीर रासों की रचना कौन करता है? सारंगधर या जोधराज। संगत रासों की रचना कौन करता है? गिरिधर आसिया। कुमार रासों की रचना कौन करता है दोस्तों? दलपत विजय। राणा रासों की रचना कौन करता है? दयालदास। छत्रपति रासों की रचना कौन करता है? काशी छंगाणी। और पृथ्वीराज रासों की रचना कौन करता है? चंद्रबरदाई। आगे देखो रासो, उदाहरण और भी दिए हुए। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो की रचना कौन करता है? कवि नल। कौन करता है भी? कवि नल। बिसलदेव रासो की रचना कौन करता है? नरपति नाल। बिसलदेव रासो की रचना कौन करता है? नरपति नाल। शत्रुसाल रासो की रचना कौन करता है भी? डूंगर सिंह। कौन करता है? डूंगर सिंह। सती रासो की रचना कौन करता है? सूर्यमल मिश्रण। और जमान रासो की रचना कौन करता है? सीताराम रत्नो। ध्यान में रख लेना भाई। आगे देखो वेली, 9 नंबर शब्दावली है दोस्तों वेली। इसके अंदर किनका उल्लेख मिलता है? तो राजाओं और सामंतों का उल्लेख मिलता है। किनका उल्लेख मिलता है? राजाओं और सामंतों का उल्लेख मिलता है। वेली का अर्थ देखो भी, वेली का अर्थ क्या होता है? वेली का अर्थ होता है बेल या फिर लता। बेल या लता। राजाओं और सामंतों का उल्लेख मिलता है। जैसे की बात करें तो जैसे कौन सा उल्लेख मिलता है वो देखो, इतिहास मिलेगा, उदारता मिलेगी, प्रेम मिलेगा, स्वाभिमान मिलेगा, स्वाभिमान का उल्लेख मिलेगा। इन सभी का क्या है? उल्लेख मिलेगा। उदाहरण के तौर पे देखें तो वेली किशन रुक्मणी री, महादेव पार्वती री वेली और देईदास जेतावत री वेली। इनके देख लेते भी रचनाकार कौन कौन है। थोड़ा बोरिंग टॉपिक है लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। 2 बार देख लेना, याद हो जाएगा। 3 बार देख लेना, लेकिन यहां से क्वेश्चन 2 या 3 आते हैं, अच्छे से पक्के कर लो। ये तो सीधी सी बात ये है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 नंबर पक्के कर लो। एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार देख लेना। आगे देखो वेली किशनरी रुक्मणी री, ये कौन सी भाषा की रचना है? डिंगल भाषा की रचना है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित रचना है। पिथल, पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहते हैं? पिथल कहते हैं। किसने कहा? LP तेसीतोरी ने कहा। विवाह किसने, इसके अंदर वर्णन मिलता है, किशन रुक्मणी का विवाह का वर्णन मिलता है। दुसारडा ने 5वां वेद 19वां पुराण कहा है इसको। तो ये वेली किशनरी रुक्मणी है ना, इसको आगे अपने विस्तार से देखने वाले भी। देखो इसकी रचना किसके द्वारा की जाती है? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। किसके द्वारा रचना की जाती है दोस्तों? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। महादेव पार्वती री वेली की रचना कौन करता है? साया झूला करता है भी, साया झूला। और देईदास जेतावत री वेली की रचना कौन करता है? अखे बाणोत। कौन करता है भी? अखे बाणोत। अखे बाणोत, याद रखना भाई। वेली किशनरी रुक्मणी री रचना कौन करता है? पृथ्वीराज राठौड़। महादेव पार्वती री वेली साया झूला द्वारा रचित है। और देईदास जेतावत री वेली अखे बाणोत द्वारा रचित है। मर्स्या, 10 नंबर शब्दावली है दोस्तों मर्स्या। क्या है ये मर्स्या? किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद में शोक व्यक्त करने के लिए जो रची जाती है रचनाएं, जो रची गई रचनाएं क्या कहलाती है? मर्स्या कहलाती है। देखो किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए की गई रचना क्या कहलाती है? मर्स्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पे देखें तो रानी जगपत्रा मर्स्या और कल्ला राय मल्होत्रा मर्स्या। ये रानी जगपत्रा मर्स्य है ना, ये किसका मर्स्य है भी? महाराणा जगत सिंह का मर्स्य है। महाराणा जगत सिंह का है। जगत सिंह का, उदयपुर के शासक थे। कहाँ के? उदयपुर के। एक नोट लगा के लिखना है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे बताया कि मरने के बाद में, मृत्यु के बाद में रचना रची जाती है, वो क्या कहलाती है? मर्स्या। लेकिन नोट लगा करके लिख लेना जीवित मर्स्या। क्या है भी? कल्ला राय मल्होत्रा मर्स्य है, ये जीवित मर्स्य है। मरने से पहले अपना मर्स्य लिखवा लिया, जीवित मर्स्या। मरने से पहले भी लिखवा लिया। इसकी रचना कौन करता है भी? रचना करता है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ करता है भी।
कल्ला रायमलोथ है, ये शासक कहां का था? कल्ला रायमलोथ, कल्ला रायमलोथ है, ये शासक कहां का था भी? शासक सिवाना दुर्ग का। कहां का था भी दोस्तों? सिवाना का। ध्यान में रखना, कल्ला रायमलोथ सिवाना का शासक होता है। वो अपना जीवित मर्सिया लिखवाता है भाई, मृत्यु से पहले ही लिखवा लेता है। जिस हिसाब से मर्सिया लिखी है उस हिसाब से युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। किसके द्वारा रचित मर्सिया है ये? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। और ध्यान में रख लेना, जीवित मर्सिया है। क्या है? जीवित मर्सिया है। 11वीं शब्दावली है दोस्तों, रूपक। क्या है रूपक? किसी वंश व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों की काव्य करती है। क्या है दोस्तों? किसी वंश व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों की काव्य करती है। ये रूपक क्या है? किसी वंश व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों की काव्य करती है। उदाहरण के तौर पे देखें तो रावचंद्र सेन रूपक, गजगुण रूपक और राज रूपक, इसकी रचना किनके द्वारा की जाती है वो देख लो। भाई बोर हो रहे हो ना, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आता है, सबसे हार्ड टॉपिक है ये। रावचंद्र सेन रूपक किसके द्वारा रचित रचना है? ये किसके द्वारा रची जाती है? आशा बारठ द्वारा। किसके द्वारा भी दोस्तों? आशा बारठ द्वारा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है, तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना भी। गजगुण रूपक, गजगुण रूपक किसके द्वारा रचित है? केशवदास द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? केशवदास द्वारा, केशवदास द्वारा। और राज रूपक किसके द्वारा रचित है? वीरबाण द्वारा। किसके द्वारा? वीरबाण द्वारा। राज रूपक किसके द्वारा रचित है? वीरबाण द्वारा। आगे देखो भाई 12 नंबर, दूहा। 12वीं शब्दावली है दोस्तों, दूहा। दै से दूहा, दै से दोहा, दै से दानी। राजस्थान के या दानी पुरुष या वीर पुरुषों से संबंधित लिखे गए दोहे क्या कहलाते हैं? दोहाई कहलाते हैं भी। राजस्थान में दानी पुरुष, वीर पुरुषों से संबंधित दोहे क्या कहलाते हैं? दोहा। जैसे साहस, धैर्य, त्याग, दानशीलता का वर्णन मिलता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो डोला मारूरा दोहा, दादू दयालरा दोहा, राव अमर सिंह रा दोहा। देखो भाई डोला मारूरा दोहा कौन लिखता है? कवि कलोल, कवि कलोल द्वारा लिखे जाते हैं भी। और राव अमर सिंह रा दोहा कौन लिखता है? केशवदास गार्डन, केशवदास गार्डन द्वारा। और दादू दयाल रा दोहा दादू दयाल द्वारा, दादू दयाल द्वारा लिखे जाते हैं भी। ध्यान में रखना आप, डोला मारूरा दोहा की रचना कौन करता है? कवि कलोल। राव अमर सिंह रा दोहा की रचना कौन करता है? केशवदास गार्डन। और दादू दयाल रा दोहा की रचना कौन करता है? दादू दयाल द्वारा। आगे देखो भाई साखी। 13 नंबर शब्दावली देखो भाई दोस्तों, साखी क्या होती है? साखी संतों द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान को साखियों में वर्णन करना ही क्या कहलाती है? साखी। अगर आपको पूछ ले संतों एवं महात्माओं द्वारा रचित रचनाएं क्या कहलाती है, तो अपना आंसर होगा पर्ची। क्या होगा भाई? पर्ची। देखो संतों द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान को साखियों में वर्णन करना कहलाती है साखी। उदाहरण देखें तो कबीर री साखी। कौन सा हो जाएगा? कबीर री साखी। 14 नंबर देखो भाई कक्का। कक्का क्या होती है? बुढ़िया को चुनेड़ो को दी तो को दी सुनियो यो को कैगो को कोई को नहीं आवे तो कह कैगो को मतलब कह खेड़े। वर्णमाला के 52 वर्णों में से प्रत्येक से रचना का प्रारंभ करना ही क्या कहलाता है? कक्का कहलाता है। ध्यान में रख लेना, वर्णमाला के 52 वर्णों में से प्रत्येक से रचना का प्रारंभ करना कक्का कहलाता है। आगे देखो सिलोका। सिलोका क्या होता है? क्या होता है सिलोका? सह से सिलोका, सह से साधारण पढ़े लिखे हुए लोगों द्वारा की गई रचना सिलोका कहलाती है। उदाहरण के तौर पे देखें तो बाटी केसर सिंह रा सिलोका, अजमाल जी रा सिलोका, अमर सिंह रा सिलोका। देखो भाई अमर सिंह रा सिलोका, अजमाल जी रा सिलोका, बाटी केसर सिंह रा सिलोका। आगे देखो भाई, ये देखो भाई क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी
कहानी कथा विधा से संबंधित है। मैंने आपको बताया था सोना बाबू जब थे बोलो, जब थार बाबू चुप रहे, बाबू बोले जदे थे चुप रहो, कौन रहोगे, रहो ना। तो क्या बताया था, वो बात बताई थी, बात बताई थी, बताई कि नहीं बताई। देखो RS 2012 का क्वेश्चन है। और ये लो भी असिस्टेंट इंजीनियरिंग 2023 का क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धियों घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली कृति कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रकाश। क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकाश। राज प्रकाश, बाबू प्रकाश, उदय प्रकाश, याद करो। राजस्थान में पवाड़ा का मतलब है, राजस्थान में पवाड़ा का मतलब है लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत, लोक साहित्य। क्या है भी, बताओ क्या है, लोक गाथा है। पवाड़ा क्या है दोस्तों, लोक गाथा है। बहादुरों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली रचना पवाड़ा कहलाती है। बहादुरों के विशेष कार्य करने वाली रचना पवाड़ा कहलाती है। पवाड़ा कहलाती है, ठीक है। बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली, कार्य का वर्णन करने वाली, का वर्णन करने वाली क्या कहलाती है, रचना पवाड़ा कहलाती है। भी ध्यान कर लेना। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध, शौर्य का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है भी, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार मैंने बताया था आपको, किसमें मिलता है, रासों में। राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध, शौर्य, वीरता का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है, रासों के अंदर मिलता है। ये अपना टेलीग्राम चैनल है भी, क्या है, टेलीग्राम चैनल है ये, विजन क्लासेस 772। क्या है भी, विजन क्लासेस 772 के नाम से ज्वाइन कर लेना, वहां पे PDF मिल जाएगी। कौन सी आती है दोस्तों, नैणसी रिख्यात। किसके द्वारा लिखी जाती है, मुणोत नैणसी द्वारा। किसका दरबारी कवि होता है, जसवंत सिंह फर्स्ट का दरबारी कवि होता है। देखो भी, किसके द्वारा लिखी जाती है, मुणोत नैणसी द्वारा। किसका दरबारी कवि होता है, तो जोधपुर के जसवंत सिंह फर्स्ट का, जसवंत सिंह फर्स्ट का दरबारी कवि होता है, ध्यान में रखना। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है, विश्वसनीय ख्यात है और राजस्थान की प्रथम ख्यात मानी जाती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात, राजस्थान की सबसे विश्वसनीय ख्यात और राजस्थान की प्रथम ख्यात कौन सी मानी जाती है, मुणोत नैणसी ख्यात। तुलना किससे की जाती है दोस्तों, बाबरनामा से। किससे की जाती है, बाबरनामा से। और कौन सी बातें हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जो कौन सी भाषा में लिखी जाती है, कौन सी भाषा में, तो डिंगल भाषा में। भाषा की बात करें तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, डिंगल भाषा। ये इतनी बातें अपने को ध्यान में रखनी है नैणसी ख्यात के बारे में। मुणोत नैणसी, आगे देखो भी, मुणोत नैणसी के बारे में कौन सी बातें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जन्म होता है 1611 के अंदर जोधपुर के अंदर ओसवाल परिवार में। देखो भी, जन्म होता है 1611 के अंदर जोधपुर ओसवाल परिवार में। और मृत्यु कब होती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है 1671 के अंदर जसवंत सिंह प्रथम द्वारा गबन का आरोप लगा करके हत्या करवा दी जाती है। पिता का नाम जयमल, पिता का नाम क्या है भी, जयमल। राजस्थान का प्रथम इतिहासकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, राजस्थान का प्रथम इतिहासकार मुणोत नैणसी। राजस्थान में जनगणना का अग्रज माना जाता है, राजस्थान में जनगणना का अग्रज मुणोत नैणसी को। मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा भी, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुतानी का अबुल फजल कहा। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुतानी का अबुल फजल किसे कहा है, मुणोत नैणसी को। आगे देखो, ग्रंथ मुणोत नैणसी ख्यात के बारे में पढ़ चुके हैं, मारवाड़ा परगनारी विगत। आगे कौन सा है भी ग्रंथ, मारवाड़ा परगनारी विगत। इसके बारे में अपने एग्जाम की दृष्टि से कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, तो देखो भी, इसमें जोधपुर के सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक जानकारी हमें मिलती है भी। देखो, जोधपुर की
सामाजिक आर्थिक एवं प्रशासनिक जानकारी मिलती है। जोधपुर की सामाजिक आर्थिक एवं प्रशासनिक जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है? तो मारवाड़ी परगनारी विगत से मिलती है। और कौन सी बातें अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? तो इसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है। भी किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? जनगणना का उल्लेख मिलता है। जनगणना का उल्लेख मिलता है। इसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर। राजस्थान का गजेटियर, गजेटियर कहते हैं दोस्तों। राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? मारवाड़ी परगनारी विगत को। और इसकी तुलना किससे की जाती है दोस्तों? तुलना किससे की जाती है? आईने अकबरी से। आईने अकबरी से, ध्यान में रखना भी, आईने अकबरी से इसकी तुलना की जाती है। आगे देखो भाई, 2 नंबर ख्यात है भी मुंडियारी ख्यात। 2 नंबर ख्यात कौन सी है? मुंडियारी ख्यात। इसके अंदर देखो अपने एग्जाम की दृष्टि से कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो इसका लेखन कार्य है किसके द्वारा लिखी गई है? चैनदास बारड़ द्वारा। इसे राठौड़ों की ख्यात कहते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात है, इसे राठौड़ों की ख्यात कहते हैं। और इसके अंदर राव सिंहा से लेकर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का इतिहास मिलता है। राव सिंहा से लेकर के जसवंत सिंह प्रथम तक का इतिहास मिलता है। आगे देखो 3 नंबर ख्यात, दयालदासरी ख्यात। तीसरी ख्यात कौन सी है दोस्तों? दयालदासरी ख्यात। इसके बारे में कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है? तो रचना किसके द्वारा की जाती है? दयालदास सिंडाइस द्वारा। किसके द्वारा लिखी जाती है? दयालदास सिंडाइस द्वारा। और ये किसके दरबारी कवि होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं बीकानेर के रतन सिंह के। बीकानेर के रतन सिंह के, रतन सिंह के दरबारी कवि होते हैं। इसे कहते हैं बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। किसे कहते हैं दोस्तों? बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात दयालदासरी ख्यात को कहते हैं। नोट लगा करके यहीं पे लिखो, आप बाद में कंफ्यूज हो गए तो कहते हैं राठौड़ों की ख्यात है। किसे कहते हैं? राठौड़ों की ख्यात है। राठौड़ों की ख्यात, मुंडियारी ख्यात को। ठीक है। अगर आपको पूछे राठौड़ों की ख्यात किसे कहते हैं? तो मुंडियारी ख्यात को। अगर बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात पूछे तो अपना आंसर क्या होगा? दयालदासरी ख्यात है। आगे देखो राजस्थान की अंतिम ख्यात है। राजस्थान की अंतिम ख्यात पूछे तो दयालदासरी ख्यात है। अगर प्रथम पूछे तो नेणसिरी ख्यात है। यहीं पे लिख लो, प्रथम नेणसिरी ख्यात है। नेणसिरी ख्यात को कहते हैं। आगे देखो जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन मिलता है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? बीकानेर व जोधपुर के राठौड़ों का वर्णन मिलता है। आगे देखो नंबर 4, जोधपुरी ख्यात। चौथी ख्यात कौन सी है दोस्तों? जोधपुरी ख्यात। किसके द्वारा लिखी जाती है? आयदाने खिड़िया द्वारा। किसके द्वारा लिखी जाती है? आयदाने खिड़िया द्वारा। इसमें वर्णन मिलता है राव सिंहा से लेकर के महाराजा तखत सिंह तक। अगर जोधपुरी ख्यात की बात करें तो इसमें वर्णन मिलता है राव सिंहा से लेकर के तखत सिंह तक। अगर मुंडियारी ख्यात की बात करें तो वहां पे उल्लेख मिलता है राव सिंहा से लेकर के जसवंत सिंह प्रथम तक उल्लेख मिलता है। ये बातें ध्यान में रखनी है। 5 नंबर ख्यात देखो भी, बांकीदासरी ख्यात। 5वीं ख्यात है दोस्तों बांकीदासरी ख्यात। किसके द्वारा लिखी जाती है? बांकीदास आसिया द्वारा। और जोधपुर के मानसिंह का दरबारी कवि होता है। देखो बांकीदास आसिया द्वारा, जोधपुर के मानसिंह का दरबारी कवि होता है। और गद्य में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? गद्य में लिखी जाती है। एक नोट लगा करके लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट बातें भी नोट लगा के लिखना। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार सबसे विश्वसनीय ख्यात। सबसे विश्वसनीय ख्यात। तो अपना आंसर क्या होगा अभी? बांकीदासरी ख्यात है। क्या होगा? बांकीदासरी ख्यात है। अगर अपने से सीधा पूछे कि राजस्थान की सबसे विश्वसनीय ख्यात कौन सी है तो अपना आंसर क्या होगा? नेणसिरी ख्यात। अगर अपने को स्टेटमेंट देकर के पूछे कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार सबसे विश्वसनीय ख्यात कौन सी है तो नेणसिरी ख्यात।
अब वो देखो कि किसके दरबार में कौन सा कवि रहता था, कौन सा लेखक रहता था। नैणसी। नैणसी किसके दरबार में रहते भी? जोधपुर के जसवंत सिंह के। जसवंत सिंह प्रथम के। आगे देखो दयालदास। दयालदास किसके दरबार में रहते भी? बीकानेर के रतन सिंह के। रतन सिंह का दरबारी कवि था। आगे है बांकीदास। बांकीदास ये किसके दरबार में रहते भी? जोधपुर के मान सिंह के। मान सिंह की ये बातें भी ध्यान में रख लेना। आगे देखो कौन सी ख्यात है? मारवाड़ी ख्यात। कौन सी दोस्तों? मारवाड़ी ख्यात किसके द्वारा लिखी जाती है? त्रिलोकचंद जोशी द्वारा। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सीधा नाम याद रख लेना। और जैसलमेरी ख्यात किसके द्वारा लिखी जाती है? अजीतमल मेहता द्वारा। उदयभान चंपावत ख्यात किसके द्वारा लिखी जाती है? उदयभान चंपावत द्वारा। भंडारिया ख्यात, भंडारियों ख्यात किसके द्वारा लिखी जाती है? नरसिंह द्वारा। जसवंत सिंह ख्यात किसके द्वारा? तिवरी गांव के पुरोहितों द्वारा। किसके द्वारा? तिवरी गांव के पुरोहितों द्वारा। पंचोली शिवकर्ण लालचंद्री बई किसके द्वारा लिखी जाती है? शिवकर्ण पंचोली द्वारा। किसके द्वारा? पंचोली द्वारा। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी भी। आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं दोस्तों राजस्थानी साहित्य को भाषा स्रोत के आधार पर जो 5 भागों में विभाजित किया गया है उन पे चर्चा करेंगे भी। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों पे। और कौन कौन से हैं वो 5 भाग? चारण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, संत साहित्य, जैन साहित्य, लोक साहित्य। आज के सेशन में इन पे चर्चा करने वाले भी, विस्तार से पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे भी। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलो नंबर 1 आता है दोस्तों चारण साहित्य। सबसे पहले आता है चारण साहित्य। चारण साहित्य की क्या विशेषता है, ये किसके द्वारा लिखा जाता है, इन पे चर्चा करते हैं भी। तो अपने दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि चारण साहित्य चारणों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसका नामकरण है ये चारण शैली के ऊपर पड़ा है भी। चारण शैली होने के कारण इसका नाम चारण साहित्य पड़ा है। नाम चारण शैली होने के कारण पड़ा है, ध्यान में रखना है। चारण शैली होने के कारण इसका नाम चारण साहित्य पड़ा है। चारण साहित्य किसके द्वारा लिखा जाता है? तो चारणों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, राव द्वारा, राजपूतों द्वारा, सेवकों द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? चारणों द्वारा, ब्राह्मणों, राजपूतों, राव, सेवकों द्वारा लिखा जाता है। और क्या विशेषता है चारण साहित्य की वो देखो भी। अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना तो यही पूछेगा निम्नलिखित में से चारण साहित्य की विशेषता है या नहीं है, ध्यान में रख लेना। तो राजपूत वीरता मिलती है, त्याग का वर्णन मिलता है, युद्धों का वर्णन मिलता है, शौर्य पर आधारित है, और अधिकांश किस में लिखा गया है? पद्य में लिखा गया है। वीर रस का प्रयोग किया गया। चारण साहित्य में कौन से रस का प्रयोग किया गया दोस्तों? वीर रस का प्रयोग किया गया, जैसे काव्य, दोहे, सोरठा, वचनिका, रासो। आगे देखो कि चारण साहित्य कौन कौन से है। रचना देखो दोस्तों कौन कौन सी है। पहले नंबर पे आती है वीर रामायण। किसके द्वारा रचित रचना है? भाडर ढाडी द्वारा, और चारण शैली की प्रारंभिक रचना मानी जाती है। कौन सी? वीर रामायण। देखो भाई, चारण शैली की प्रारंभिक रचना मानी जाती है कौन सी? वीर रामायण। रचना किसके द्वारा की जाती है? भाडर ढाडी द्वारा। किसके द्वारा? भाडर ढाडी द्वारा। और इसका पुराना नाम पूछ ले तो क्या होगा दोस्तों? भाडर ढाडी निशानिया। क्या होगा पुराना नाम? भाडर ढाडी निशानिया। इसका जो नया नाम है वीर रामायण नाम दिया है, ये किसने दिया है? सिलेक्शन वाले क्वेश्चन तो यही होते हैं, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन तो यही होते हैं भाई साहब। तो इसका जो वीर रामायण नाम दिया है ये किसने दिया है दोस्तों? किसने दिया है? बुद्ध जी ने। किसने दिया है? बुद्ध जी ने। ये अपने को ध्यान में रखना है भी। आगे देखो दूसरी रचना देखो दोस्तों अचलदास खींचीरी वचनिका। दूसरी रचना कौन सी है दोस्तों? अचलदास खींचीरी वचनिका। किसके द्वारा रचित है? शिवदास गार्डन द्वारा। किसके द्वारा रचित है? शिवदास गार्डन द्वारा। और अचलदास खींची के आश्रित कवि होते हैं। अचलदास खींची कहाँ का शासक होता है दोस्तों? गागरोन का। कहाँ का शासक होता है? गागरोन का। इसके अंदर वर्णन किसका मिलता है? अचलदास खींची और मांडू के शासक होते हैं होसन शाह के बीच में 1423 के अंदर युद्ध होता है, उनका वर्णन मिलता है। अचलदास खींची और मांडू के शासक होसन शाह के बीच में युद्ध होता है, कब? 1423 के अंदर, उसका वर्णन मिलता है। आगे देखो तीसरी रचना।
कानड़ दे प्रबंध। तीसरी रचना है दोस्तों कानड़ दे प्रबंध, किसके द्वारा रचित रचना है? पद्मनाभ द्वारा। पद्मनाभ है जो जालोर के अक्खेराज का दरबारी कवि होता है, डिंगल भाषा में रचित रचना है और इसके अंदर कानड़ दे व पुत्र वीरम दे और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी होता है, उसका युद्ध का वर्णन मिलता है। रचना देखो पद्मनाभ द्वारा। कानड़ दे प्रबंध की रचना किसके द्वारा की जाती है? पद्मनाभ द्वारा। और जालोर के शासक अक्खेराज का दरबारी कवि होता है, दरबारी कवि होता है। कौन सी भाषा में रचित है? डिंगल भाषा में। कानड़ दे व पुत्र वीरम दे और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध होता है, उनका वर्णन मिलता है। और क्या जानकारी मिलती है एग्जाम की दृष्टि से, अपने को इंपोर्टेंट बातें उन पर चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन भी हमें किस रचना से मिलता है? कानड़ दे प्रबंध से मिलता है। देखो भी राजस्थान की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक स्थिति का वर्णन मिलता है। किससे मिलता है? भी कानड़ दे प्रबंध से मिलता है। ध्यान में रखना, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन मिलता है तो कौन सी रचना से मिलता है? कानड़ दे प्रबंध से मिलता है। आगे देखो भाई, पृथ्वीराज रासो। चौथी रचना है दोस्तों पृथ्वीराज रासो, किसके द्वारा रचित रचना है? चंद्रबरदाई द्वारा। इसको पूरा कौन करता है? इसका पुत्र, चंद्रबरदाई का पुत्र जलन पूरा करता है। देखो भाई, रचना चंद्रबरदाई द्वारा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन होते हैं और इसको पूरा करता है जलन द्वारा, इसको पूरा किया जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना भाई। पिंगल साहित्यिक भाषा में रचित रचना है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है, किससे मिलता है? पृथ्वीराज रासो से। और पृथ्वीराज तृतीय संयोगिता के प्रेम संबंधों का वर्णन मिलता है, कौन सी रचना से? पृथ्वीराज रासो से। और क्या जानकारी मिलती है? इससे चौहानों की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। इसमें चौहानों की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है आबू पर्वत के अग्निकुंड से। सबसे पहले उत्पत्ति होती है गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार से परमार, परमार से चालुक्य, चालुक्य से चौहानों की उत्पत्ति होती है। आगे देखो, जैन साहित्य। दूसरा साहित्य है दोस्तों जैन साहित्य। कौन सा है? जैन साहित्य। किसके द्वारा लिखा जाता है? जैन आचार्य मुनियों द्वारा लिखा जाता है। और भाषा की बात करें तो अधिकांशतः राजस्थानी व संस्कृत भाषा में लिखा जाता है। देखो भी, जैन आचार्य मुनियों द्वारा व जैन शावकों द्वारा लिखा जाता है। भी जैन साहित्य अधिकांशतः कौन सी भाषा में लिखा जाता है? राजस्थानी व संस्कृत भाषा में लिखा जाता है। और गद्य व पद्य दोनों में लिखा जाता है। इस दोनों में लिखा जाता है वो कौन सी शैली हो जाती है दोस्तों? चंपू शैली हो जाती है। कौन सी शैली हो जाती है? चंपू शैली हो जाती है। आगे देखो, कौन कौन सी रचनाएं जैन साहित्य की रचनाएं हैं। बिसलदेव रासो। जैन साहित्य की पहली रचना की बात करें तो बिसलदेव रासो। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे भी आए आपको अवेलेबल हो जाए। सारे वीडियो को लाइक कर दो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखते हैं बिसलदेव रासो की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो नरपति नाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? नरपति नाल द्वारा। और विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन होते हैं। कौन होते हैं? नरपति नाल। इसके अंदर विवरण मिलता है, वर्णन मिलता है विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसलदेव व परमार राजा भोज की पुत्री राजमती होती है, इनका प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? बिसलदेव और राजमती का प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। किसमें? बिसलदेव रासो में। श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं भी। कौन सी रचना है? श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं बिसलदेव रासो। ऐसे क्वेश्चन सही करके आते हैं ना एग्जाम में, वो अपने को हजारों स्टूडेंटों से आगे लेके जाते हुए। ध्यान से पढ़ लेना, श्रृंगार रस प्रधान रचना है। कौन सी? बिसलदेव रासो। अगर भाषा की बात करें तो कौन सी भाषा में लिखी गई है? कौन सी भाषा में? गोड़वाड़ी भाषा में। गोड़वाड़ी भाषा में, गोड़वाड़ी भाषा में लिखी गई है, ध्यान में रख लेना। आगे देखो, खुमाण रासो। दूसरी रचना कौन सी है दोस्तों? खुमाण रासो। किसके द्वारा रचित है? दलपत विजय द्वारा। किसके द्वारा रचित है? दलपत विजय द्वारा। और इसके अंदर वर्णन मिलता है बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। और क्या बातें इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम की दृष्टि से इसके अंदर? तो हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप व उसके भाई शक्ति सिंह का मिलन का वर्णन मिलता है।
किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? महाराणा प्रताप है उसके भाई शक्ति सिंह का मिलन का वर्णन मिलता है किसमें? कुमार रसों के अंदर। और क्या बातें अपने को एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो देखने को मिलती है? तो महाराणा अमर सिंह के काल में, महाराणा अमर सिंह के समय में मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन मिलता है इसके अंदर। देखो महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह के समय मेवाड़ मुगल, मेवाड़ व मुगल मुगल संधि का वर्णन मिलता है, संधि का वर्णन मिलता है। ये बातें अपने को कुमार रसों से याद रखनी है। रचना किसके द्वारा की जाती है? दलपत विजय द्वारा। और बप्पा राहुल से लेकर के राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। महाराणा प्रताप व शक्ति सिंह का मिलन का वर्णन मिलता है। महाराणा अमर सिंह के समय मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन मिलता है किससे? कुमार रसों से। आगे देखो भाई, भारतेश्वर बाहुबली गौर, जैन साहित्य की तीसरी रचना है भारतेश्वर बाहुबली गौर। किसके द्वारा रचित रचना है ये? वज्रसेन सूरी द्वारा। इसकी रचना कौन करता है? वज्रसेन सूरी। और कब करता है दोस्तों? 1150 के अंदर। कब करता है? 1150 ईस्वी के अंदर। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रख लेना। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है कौन सा? भारतेश्वर बाहुबली गौर। इसके अंदर वर्णन मिलता है भारतेश्वर और बाहुबली के बीच में जो युद्ध होता है उसका वर्णन मिलता है। भारतेश्वर बाहुबली रास, भारतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य की चौथी रचना है। किसके द्वारा रचित है? शालिभद्र सूरी द्वारा। इसकी रचना कौन करता है? शालिभद्र सूरी द्वारा। यहां पे बैठा है रास और यहां पे बैठी है शाली, ठीक है। आगे देखो, राजस्थानी साहित्य का प्रथम है रास है भी। राजस्थानी साहित्य का प्रथम रास की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? भारतेश्वर बाहुबली रास, कुवल्यमाला। आगे देखो भी, जैन साहित्य की पांचवी रचना कुवल्यमाला किसके द्वारा रचित है? उद्योतने सूरी द्वारा। कुवल्यमाला के अंदर 18 देशी भाषाओं का प्रयोग किया गया है या उल्लेख किया गया है। 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उसमें से अपने पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का भी उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है दोस्तों? मरु भाषा का भी उल्लेख मिलता है। कुवल्यमाला के अंदर, कुवल्यमाला के अंदर प्रतिहार शासक वत्सराज का भी उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? प्रतिहार शासक वत्सराज का भी उल्लेख मिलता है। वत्सराज का भी उल्लेख मिलता है, ध्यान में रखना भी दोस्तों। आगे देखो, नेमिनाथ बारहमासा जैन साहित्य की छठी रचना है दोस्तों। नेमिनाथ बारहमासा किसके द्वारा रची जाती है? पालन द्वारा। रचना किसके द्वारा की जाती है? जैन कवि पालन द्वारा। किसके द्वारा? जैन कवि पालन द्वारा। और जैन के तीर्थकर हुए 22वें नंबर के। कौन से तीर्थकर हुए? 22वें नंबर के तीर्थकर हुए नेमिनाथ जी। आगे देखो, प्रबंध चिंतामणि सातवीं रचना है दोस्तों। प्रबंध चिंतामणि किसके द्वारा रचना की जाती है? मेरुतुंगाचार्य द्वारा। किसके द्वारा रचना की जाती है? मेरुतुंगाचार्य द्वारा। और कितने खंडों में विभाजित है? 5 खंडों में, ध्यान में रख लेना। 5 खंडों में विभाजित है, 5 खंडों में विभाजित है, 5 खंडों में विभाजित है। आगे देखो भाई, संत साहित्य तीसरा साहित्य है दोस्तों, संत साहित्य। इसकी रचना मुख्यतः पद्य में की जाती है। मुख्यतः रचना किस में की जाती है दोस्तों? पद्य में की जाती है। संतों ने अपने अनुभव को वाणी भजनों द्वारा प्रसारित किया है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि संतों एवं महात्माओं द्वारा रचित रचनाएं या उसका जीवन परिचय क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पर्ची। लेटेस्ट के एग्जाम उठा करके देख लेना, 2-3 बार वो क्वेश्चन आ चुका है लेटेस्ट में, अभी करंट में आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कर देना भी। आगे देखो, उदाहरण भी वो लिए जो अपने को एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बार बार आते रहते हैं। उदाहरण देखो, संत रजब जी, इसकी रचना कौन सी है? सर्वंगी। दादू दयाल जी, दादू दयाल जी की दादूवाणी कायाबेली, कौन सी है? दादूवाणी और कायाबेली। संत लालदास जी, लालदास जी की लालदास जी की चेतावनियां, लालदास जी की चेतावनियां। जसनाथ जी, जसनाथ जी की रचना कौन सी है? सिंबुदड़ा, कोंडा, सिद्धम जीरो सिलोकी, कौन सी है? सिद्धम जीरो सिलोकी। संत मावजी, मावजी की रचना कौन सी है? चोपड़ा ग्रंथ, मावजी की रचना कौन सी है? चोपड़ा ग्रंथ। संत सुंदरदास जी, ज्ञान समृद्ध, 12 अष्टक, सिवैया और बावजी। सुंदरदास जी की रचना कौन सी है? ज्ञान समृद्ध, 12 अष्टक, सिवैया और बावजी। आगे देखो भाई, ब्राह्मण साहित्य चौथा साहित्य है दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य। प्राचीन साहित्य क्या है भी? प्राचीन साहित्य कौन सी शैली में लिखा गया है? कौन सी शैली में लिखा गया है? ब्राह्मण शैली में। जैसे कि धर्मशास्त्र विषय ग्रंथों की रचना हुई है। जैसे कि बात करें तो बेताल है, सिंहासन 32 है, भगवत पुराण है। देखो भी, जैसे बेताल है 25 है, सिंहासन 32 है और भगवत पुराण है। ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं है। आगे देखो, लोक साहित्य कौन सा है भी? लोक साहित्य।
लोक साहित्य की क्या विशेषता है, जिनकी रचनाओं के रचयिता के बारे में हमारे को कोई पता नहीं है भाई। जो लिखित रूप से अलिखित रूप से अपने समाज में दीर्घ काल से अपने समाज के अंदर चले आ रहे हैं, वही क्या है, लोक साहित्य। उदाहरण की बात करें तो त्योहारों के गीत हो गए, तीज के हो गए, विवाह के हो गए, मेलों के गीत हो गए, ये क्या है, लोक साहित्य। देखो भाई, जिन रचनाओं के रचयिता का पता नहीं है और जो लिखित अलिखित दीर्घ काल से अपने समाज में प्रचलित रूप से चले आ रहे हैं, जैसे कि बात करें तो लोकगीत हो गई, लोक कथा होगी, लोक नाट्य होगी, कहावतें होगी। ठीक है, आगे देखो, इसकी विषय वस्तु कैसी होगी, धार्मिक होगी, त्योहारों पे होगी, रीति रिवाजों से संबंधित होगी, वही क्या है, लोकगीत है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है अपना, देखो भाई, विजन क्लासेस 772 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, विजन क्लासेस 772 के नाम से, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू भी। पहला साहित्यकार देखो भी, सूर्यमल मिश्रण। इनके बारे में कौन सी बातें अपने को एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है, तो देखो भाई, इनका जन्म कहां पे होता है, हरना गांव बूंदी के अंदर होता है, 1815 ईस्वी के अंदर। किसका दरबारी कवि होता है, बूंदी के शासक राम सिंह द्वितीय का दरबारी कवि होता है। देखो भी, कौन सी बातें एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका जन्म होता है हरना गांव बूंदी के अंदर 1815 ईस्वी के अंदर। किसका दरबारी कवि होता है, तो बूंदी के महाराव राम सिंह हाड़ा द्वितीय का दरबारी कवि होता है। इसे क्या कहते हैं, आधुनिक राजस्थानी काव्य का नवजागरण के प्रथम कवि पुरोधा कवि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आधुनिक राजस्थानी काव्य का नवजागरण के प्रथम कवि पुरोधा कवि कहते हैं। किसे कहते हैं, सूर्यमल मिश्रण को कहते हैं। और क्या कहते हैं, राजस्थान का राज्य कवि कहते हैं वे, ध्यान में रख लेना, राजस्थान का राज्य कवि, राजस्थान का राज्य कवि कहते हैं। और क्या बातें ध्यान में रखनी है भी, 1990 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया अभी। आगे देखो, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है जो अपने को ध्यान में रखनी है। पहली रचना है वंश भास्कर। कौन सी है, वंश भास्कर। और कौन सी रचना है भी, वंश भास्कर, वीर सच्चई, बलवंत विलास, राम रंजाट, छंद मयूख। वंश भास्कर को देखो भी, इनके बारे में कौन सी बातें हैं जो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो वंश भास्कर में बूंदी का इतिहास मिलता है। किसका इतिहास मिलता है दोस्तों, बूंदी का। ग्रंथ को पूरा कौन करता है, मुरारीदान। और बूंदी की स्थापना से लेकर के, बूंदी की क्या है, स्थापना से लेकर के राम सिंह हाड़ा तक का उल्लेख मिलता है। कौन सी रचना में मिलता है, वंश भास्कर में मिलता है। ग्रंथ बड़ा होने के कारण इसे क्या कहते हैं, विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ या फिर विश्वकोश ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। किसे कहते हैं, वंश भास्कर को। आगे देखो भी, दूसरी रचना वीर सच्चई। कौन सी शैली में लिखी गई है, डिंगल शैली में। कौन सी शैली में लिखी गई है भी, डिंगल शैली में। ग्रंथ का प्रारंभ किससे किया जाता है, कौन से दोहे से किया जाता है, एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया भी। कौन से दोहे से प्रारंभ किया गया, तो समय पाटी शीश नामक दोहे से प्रारंभ किया गया भी। 1857 की क्रांति के समय इनकी रचना की जाती है। किनकी रचना की जाती है, वीर सच्चई की। इस रचना में राजाओं की आलोचना की गई है भी, ध्यान में रख लेना। इस ग्रंथ में राजाओं की आलोचना की गई है। अगर एग्जाम में पूछ ले वह कौन सी रचना है जिसमें राजाओं की आलोचना की गई है, तो अपना आंसर क्या होगा, वीर सच्चई भी। आगे देखो, तीसरी रचना है, कौन सी है, बलवंत विलास। इसे क्या कहते हैं भी, सती रासो कहते हैं। बलवंत विलास को क्या कहते हैं, सती रासो कहते हैं। रतलाम एमपी के शासक बलवंत सिंह का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का विस्तार से उल्लेख किया गया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों, सती रासो कहते हैं। किसे कहते हैं, बलवंत विलास को। चौथी रचना है राम रंजाट। कौन सी है, राम रंजाट। पांचवी रचना है छंद मयूख। एक रचना और लिख लो आप, कौन सी रचना लिखनी है, नंबर 6 लिख लो, धातु रूपावली। कौन सी लिखनी है दोस्तों, धातु रूपावली। ये 6 रचनाएं आपको याद रखनी है भी। किनकी, सूर्यमल मिश्रण की। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए विजन क्लासेस के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी। आगे देखो, पृथ्वीराज राठौड़ दूसरा साहित्यकार है दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़। बीकानेर के कल्याणमल सिंह का पुत्र होता है, बीकानेर के कल्याणमल का पुत्र होता है और राय सिंह का भाई होता है भी।
कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। और कन्हैयालाल सेठ यानी पित्तल का, किसे कहा? पृथ्वीराज राठौड़ को। एलपी तेसीतोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा है? डिंगल का हेरोस। एलपी तेसीतोरी ने क्या कहा है? डिंगल का हेरोस। और अकबर का दरबारी कवि होता है, और अकबर ने गागरोन की जागीर भेंट में दी, किसे दी? पृथ्वीराज राठौड़ को। अब देखो पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाओं के बारे में। वेली किसने? रुक्मणी री। वेली किसने? रुक्मणी री। किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़ की। गंगा लहरी तीसरी रचना है भी। दसम भागवतरा दुहा। और दशरथ वराउत। वराउत का क्या मतलब होता है भी? पुत्र। वराउत का क्या मतलब होता है? पुत्र। कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां, ये किनकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़ की है भी। आगे देखो, वेली किसने? रुक्मणी री। वेली किसने? रुक्मणी री। कौन सी भाषा में, कौन सी शैली में लिखी गई है? कौन सी शैली की रचनाएं हैं? तो डिंगल शैली की रचनाएं हैं। और एलपी तेसीतोरी द्वारा प्रकाश में लाया गया। दूसरा आड़ा ने इसे क्या कहा है? 5वां वेद या फिर 19वां पुराण का है। देखो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित है। पित्तल, पित्तल भी मिल सकता है अपने को एग्जाम में, पृथ्वीराज राठौड़ भी मिल सकता है, ध्यान में रखना भी। एलपी तेसीतोरी द्वारा प्रकाश में लाएगी। एलपी तेसीतोरी कहाँ का है? इटली का। इटली में कहाँ का? उदीने का। इटली में कहाँ का है अभी? उदीने का। दूसरा आड़ा ने 5वां वेद का है। दूसरा आड़ा ने वेली किशन रुक्मणी री को क्या कहा है? 5वां वेद या फिर 19वां पुराण। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने वेली किशन रुक्मणी री को क्या कहा है? 10 शस्त्र घोड़ों का बल कहा है। 10 शस्त्र घोड़ों का बल किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। इतनी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। और शैली की बात करें तो कौन सी शैली की रचना है? ये डिंगल शैली की रचना है। डिंगल शैली में लिखी गई है भी। ये बातें अपने को वेली किशन रुक्मणी री के बारे में ध्यान में रखनी है। आगे चलो भाई, दुर्सा आड़ा तीसरा रचनाकार है भी दोस्तों, दुर्सा आड़ा। ये राव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप और सुल्तान देवड़ा के समकालीन चारण कवि थे। कौन से कवि थे भी दोस्तों? चारण कवि थे। चारण कवि थे। किसके समकालीन थे? राव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप और सुल्तान देवड़ा के समकालीन थे। पहले अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? अकबर के दरबार में। और बाद में किसके दरबार में रहने लग गए? सुल्तान देवड़ा के दरबार में। अकबर और सुल्तान देवड़ा के बीच में दत्तानी का युद्ध होता है। सुल्तान देवड़ा कहाँ का शासक होता है भी? कहाँ का शासक है? ये शासक है सिरोही का। कहाँ का है भी? सिरोही का। और अकबर के बीच में और सुल्तान देवड़ा के बीच में दत्तानी का युद्ध होता है। वहां पे घायल अवस्था में मिलते हैं कौन सी सेना को? सुल्तान देवड़ा की सेना को मिलते हैं दुर्सा आड़ा। उसके बाद में किसके दरबार में रहने लग जाते हैं भी? सुल्तान देवड़ा के दरबार में रहने लग जाते हैं। कौन है? दुर्सा आड़ा। इसकी रचनाओं की बात करें तो कीर्तान बावनी। कौन सी रचना? कीर्तान बावनी। विरुद्ध क्षेत्री दूसरी रचना है जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, विरुद्ध क्षेत्री। ये भाई साहब बहुत डेंजर आदमी थे। अकबर के दरबार में रहते हैं। प्रशंसा किसकी करते हैं? महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की प्रशंसा में क्षेत्र दोहे की रचना की जाती है। किसके द्वारा? दुर्सा आड़ा के द्वारा। किसके दरबार में रहते हुए? अकबर के दरबार में रहते हुए। ध्यान में रखना है रचना की। दुर्सा आड़ा की कीर्तान बावनी और विरुद्ध क्षेत्री किसकी प्रशंसा करता है? महाराणा प्रताप की। आगे देखो, बिट्टू सुजा चौथा साहित्यकार है दोस्तों, बिट्टू सुजा। किसके दरबार में रहते हैं? राव लूणकरण के, राव जेठ सिंह के और राव कल्याणमल के दरबारी कवि होते हैं भी। इसके समकालीन होते हैं ये। आगे देखो, इसकी रचना है राव जेठसिरो छंद। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी राव जेठसिरो छंद। राव जेठसिरो छंद में बिट्टू सुजा द्वारा लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया है। ध्यान में रख लेना, बिट्टू सुजा ने राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। किसमें कहा है? राव जेठसिरो छंद में। और मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है। ये इतनी बातें अपने को ध्यान में रखनी है भी। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना भी वीडियो को। आगे देखो भी, बांकीदास पांचवा रचनाकार है दोस्तों, बांकीदास। बांकीदास के बारे में देखो,
कि कौन सी बातें अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो जोधपुर के मान सिंह का दरबारी कवि होते हैं, मारवाड़ का बिरबल कहा जाता है। देखो, डिंगर का अग्रणी साहित्यकार, मारवाड़ का बिरबल, जोधपुर के मान सिंह का दरबारी कवि होता है। अब देखो रचनाएं, बांकीदास की कौन सी रचनाएं अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बांकीदासरी ख्यात कौन सी है दोस्तों? बांकीदासरी ख्यात, दतार बावनी, कुकवि बत्तीसी, मान जैसे मंडले, नीति मंजरी। कौन सी दोस्तों रचनाएं? बांकीदासरी ख्यात, दतार बावनी, कुकवि बत्तीसी, मान जैसे मंडले, नीति मंजरी। एक इनका गीत भी आता है दोस्तों, गीत ध्यान में रख लेना, गीत आता है, गीत है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, मुल्क रे ऊपर। ध्यान में रख लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसका गीत है? बांकीदास का गीत है भी। विजयदान देता छठा साहित्यकार है दोस्तों, विजयदान देता। इनका जन्म होता है बोरुंदा, जोधपुर ग्रामीण केंद्र। इनका जीवन काल रहता है 1926 से लेकर के 2013 तक। देखो भाई, बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण केंद्र, वर्तमान जिलों के हिसाब से देखें तो जोधपुर ग्रामीण केंद्र 1926 से लेकर के 2013 तक। उपनाम की बात करें तो क्या है भी? बीजू, राजस्थान का शेक्सपियर और लोक गाथाओं का शेक्सपियर, लोक गाथाओं का शेक्सपियर भी कहते हैं भी। लोक गाथाओं का शेक्सपियर भी कहते हैं। इनके द्वारा एक संस्था बनाई गई है, रूपायण संस्था। कौन सी संस्था है दोस्तों? रूपायण संस्था। कहां पे है? बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण केंद्र। कहां पे है? जोधपुर ग्रामीण केंद्र। कब की गई थी? 1960 के अंदर स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? विजयदान देथा द्वारा और कोमल कोठारी द्वारा। विजयदान देथा द्वारा, कोमल कोठारी द्वारा रूपायण संस्थान की स्थापना की जाती है बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण केंद्र 1960 में। इनकी रचना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, बातारी फुलवारी। कौन सी रचना है? बातारी फुलवारी। देखो, राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य, राजस्थानी भाषा की प्रथम कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली, राजस्थानी भाषा की प्रथम कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन सी रचना है भी? तो अपना आंसर हो जाएगा बातारी फुलवारी। कितने खंडों में है? 14 खंडों में। कितने खंडों में है? 14 खंडों में। आगे देखो विजयदान देथा की रचनाएं। साहित्य एवं समाज, पहली रचना है साहित्य एवं समाज। बापू रे तीन हथियारे, चरणदास चोर है, रूख है, लाजवंती, ओलेकू हिटलर है, सपन प्रिया और सांचरो ब्रह्म। दुविधा, दुविधा पे फिल्म बनाई गई है। दुविधा पे क्या बनाई गई है? फिल्म बनाई गई है। कब बनाई? 2005 के अंदर बनाई गई। कौन सी बनाई गई? पहली बनाई गई। कौन सी फिल्म बनाई गई? पहली। और इसके निर्देशक कौन होते हैं भी? निर्देशक कौन होते हैं? अमोल पालीकर, अमोल पालीकर। आगे देखो भी, मारो बदलो, उलझने, महामिलन और अनोखो पेड़ किसकी रचना है भी? विजयदान देथा की रचना है। कौन कौन सी है? साहित्य और समाज, चरणदास चोर है, लाजवंती, सपन प्रिया, रूख, दुविधा और कौन सी रहेगी? ओलेकू हिटलर, सांचरो ब्रह्म, मारो बदलो, उलझने, महामिलन और अनोखो पेड़। ये इतनी रचनाएं अपने को ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट तो यही है भी। कौन सी है? दुविधा। विजयदान देथा के पुरस्कार। आगे देखो भी, विजयदान देथा के पुरस्कार, विजयदान देथा के पुरस्कार। अब देखो भी पुरस्कार 1974 के अंदर राजस्थानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2002 में इसे बिहारी पुरस्कार दिया गया था। 2007 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। कौन से पुरस्कार हैं वो देखो वे। 1974 में राजस्थानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया भी। 1992 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार दिया गया। 1995 में मरुद्रा पुरस्कार दिया गया। 2002 में बिहारी पुरस्कार दिया गया भी दोस्तों। 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार दिया गया और 2007 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार दिया गया भी। ये दोबारा आप देख लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। अपने टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम है अपना विजन क्लासेस, विजन क्लासेस 772 के नाम पे। वहां पे आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। वहां से आप दोबारा देख लेना इनको।
आगे देखो कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया के बारे में कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म होता है 1919 सुजानगढ़ के अंदर। राजस्थानी भाषा का विषम पितामह, क्या कहते हैं भी, राजस्थानी भाषा का विषम पितामह। रचना की बात करें तो दोस्तों कौन सी है, हिंदी की। हिंदी की रचना की बात करें तो वन फूल प्रथम काव्य संग्रह भी, निग्रंथ, अग्निवाण, आज हिमालय बोलेगा। कौन सी रचनाएं, वन फूल, निग्रंथ, अग्निवाण, आज हिमालय बोलेगा। कौन सी रचनाएं, हिंदी की रचनाएं। अब देखो उर्दू की रचनाएं कौन सी है दोस्तों, उर्दू की रचनाएं दो याद रखनी है अपने को, ताजमहल, कौन सी, ताजमहल और गुलची। ताजमहल और गुलची कौन सी रचनाएं हैं, उर्दू भाषा की रचनाएं हैं। आगे देखो कन्हैयालाल सेठिया की रचना, धरती दोहरारी, लीलटास, मिंजर, पातल पीतल, जलन भौम, कक्को कोडरो, रमणियारा सोरटा, शब्द और माइड रोहेलो, घर कुंचा घर मंजला। ये रचनाएं, ये भी कौन सी रचनाएं, मिंजरे, पातल पितले, रमणिया रसोटो, शब्द, माइड्रो हिलो, लील टांस, ये रचनाएं अपने को ध्यान में रखने भी। आगे देखो कन्हैयालाल सेठिया के पुरस्कार। कन्हैयालाल सेठिया के पुरस्कार 1976 में साहित्य अकादमी द्वारा लील टांस को पुरस्कार दिया गया भी। कौन सी रचना को पुरस्कार दिया गया, लीलटास रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब, 1976 में। शब्द रचना को पुरस्कार दिया गया था सूर्यमल मिश्रण को। कब दिया गया अभी, 1987 के अंदर। निग्रंथ रचना को पुरस्कार दिया गया मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार। कब दिया गया अभी, 1988 के अंदर। और पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 2004 के अंदर और 2012 के अंदर राजस्थानी साहित्य पुरस्कार दिया गया भी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। ये आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, वहां पे दोबारा देख लेना भी। शिवचंद्र भरतिया 8वां साहित्यकार है दोस्तों, शिवचंद्र भरतिया। इसे क्या कहते हैं, आधुनिक राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। अगर आधुनिक राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र शिवचंद्र भरतिया को कहते हैं, तो राजस्थानी भाषा का भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहते हैं, बता दो किसे कहते हैं। नोट लगा करके लिख लो, अभी बाद में भूल जाए, नोट लगा के लिख लो भाई। राजस्थानी भाषा का भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहते हैं भी, किसे कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं, विजयदान देथा को कहते हैं। विजयदान देथा को। ये बातें ध्यान में रख लेना भी। आधुनिक की बात करें तो अपना आंसर क्या होगा, शिवचंद्र भरतिया। और राजस्थानी भाषा का भारतेंदु हरिश्चंद्र पूछे तो कौन होगा, विजयदान देथा होगा। अब देखो भी रचनाएं कौन सी है, केसर विलास। सारी की सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। पहली रचना है केसर विलास। इसे क्या कहते हैं, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है। क्या है भी, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है। कनक सुंदर, क्या है भी, कनक सुंदर क्या है, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। क्या है, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। विश्रांत प्रवास क्या है, राजस्थानी भाषा की पहली कहानी है। केसर विलास क्या है, प्रथम नाटक है। कनक सुंदर क्या है भी, प्रथम उपन्यास है। और विश्रांत प्रवास क्या है, प्रथम कहानी है। ओके और देखो भी, फाटक जंजाल। और कौन सी रचनाएं हैं, फाटक जंजाल, मोतियारी कंठी है और बुढ़ापेरी सगाई है। आजकल कहां पे होती है, बुढ़ापे में जाकर के होती है सगाई। 25-30 साल का तो नौकरी लगे, बाद में सगाई हुए, 32 साल का जाके ब्याह हुए। तो ये क्या है, पहले इन्होंने क्या कर दी, रचना कर दी, बुढ़ापेरी सगाई। फाटक जंजाल, मोतियारी कंठी, विश्रांत प्रवास, कनक सुंदरी और केसर विलास किसकी रचना है, शिवचंद्र भरतिया की रचना है भी। आगे देखो, चंद्रसेन बिरकाली। इनका जन्म कहां पे होता है भी, जन्म होता है नौर हनुमानगढ़ के अंदर। बिरकाली गांव है, नौर तहसील है, हनुमानगढ़ के अंदर जन्म होता है। और इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है बादली। कौन सी रचना है दोस्तों, बादली रचना है, इंपॉर्टेंट है। आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य रचना है। आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य रचना कौन सी है, बादली। और रचनाएं कौन सी है, बसंत है, सांझ है, लू है, कलेजेरी कोर है, डफर है, कह मुकरी है और उड़ीक पुराण है। उड़ीक पुराण रचना को 2004 के अंदर सूर्यमल मिश्र ने पुरस्कार दिया गया है। कौन सी रचनाएं हैं, बादली आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य रचना, सांझ, लू, बसंत,
कैमुकरी, डफर, कलेजेरी कोर, कालजेरी कोर, उड़ीक पुराण किसकी रचना है? शिवचंद्र भरतिया की रचना है। आगे देखो सीताराम लालस, सीताराम लालस 1977 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश बनाया गया है। अभी देखो 1977 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार, राजस्थानी भाषा का पाणिनि, राजस्थानी भाषा का क्या कहते हैं? पाणिनि कहते हैं, और राजस्थानी भाषा की मसाल कहते हैं। भी किसमें कहा गया है राजस्थानी भाषा की मसाल है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में राजस्थानी भाषा की मसाल किसे कहा गया है? सीताराम लालस को कहा गया है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश बनाया, कितने खंडों में है? 10 खंडों में है, और 2 लाख शब्द है। कितने शब्द है? 2 लाख शब्द हैं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत 11वां साहित्यकार है दोस्तों, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इसकी रचनाएं देखो, इसका जन्म होता है देवगढ़ राजसमंद में। रचना की बात करें तो इंपॉर्टेंट है मूमल, इंपॉर्टेंट है भी, बहुत बार एग्जाम में आता है। मूमल किसकी रचना है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। पाबूजी रिवात इंपॉर्टेंट ये भी है, और टाबरा रिवात, मंजली, शांति के लिए संघर्ष, ओंकारो दोसा किसकी रचना है दोस्तों? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। कौन सी? मूमल, पाबूजी रिवात, टाबरा रिवात, ओंकारो दोसा, मंजली, शांति के लिए संघर्ष। और कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है? 2012 के अंदर राजस्थान रत्न दिया गया। 2012 के अंदर क्या दिया गया? राजस्थान रत्न दिया गया। राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया, ध्यान में रख लेना। और 1984 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। 1984 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। आगे देखो मुरारीदान की बात करें तो ये जसवंत सिंह का दरबारी कवि होता है। जोधपुर का शासक जसवंत सिंह है, उसका दरबारी कवि होता है भी जसवंत सिंह सेकंड का दरबारी कवि। कहां का शासक है ये? जोधपुर का शासक जसवंत सिंह का दरबारी कवि। रचना की बात करें जसवंत जसो मंडल। केशवदास गार्डन कौन सी रचना है अभी? केशवदास गार्डन की। गजगुण रूपक किसके लिए लिखा गया है अभी? गज सिंह के लिए। अमर सिंह रा दुआ किसके लिए लिखी गई है? अमर सिंह के लिए। केशवदास गार्डन की 2 रचनाएं अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। गजगुण रूपक और अमर सिंह रा दुआ। रागे राघव को है ना, आप एक काम कर लेना, राधे राधे पढ़ लेना भाई। क्या पढ़ लेना? राधे राधे क्यों बताया मैंने आपको कि राधे राधे नाम जपते जाओ। कब तक? जब तक अपने मुंह से आवाज निकले, अंतिम आवाज तक राधे राधे जपते जाओ। अंतिम आवाज तक मतलब मुर्दों अपनी मृत्यु होने से पहले। देखो भाई, मुर्दों का टीला कब तक पुकारूं? आखिरी आवाज तक। राधे राधे कब तक पुकारूं? जब तक मृत्यु नहीं हो जाए। मृत्यु होने से पहले अपनी आखिरी आवाज होती है, तब तक राधे राधे पुकारते रहो भाई। आगे देखो जगजीवन भट्ट कौन सी रचना है? अजितोदय। जग्गा खिड़िया कौन सी रचना है भी? जग्गा खिड़िया की। राठौड़ मेष दासोत्री री वचनिका किसकी रचना है? जग्गा खिड़िया की। वीरबान राजरूपक ये मैंने पढ़ा दी आपको पहले। श्रीधर व्यास कौन सी रचना है? रणमल छंद। जान कवि या फिर न्यामत खां कौन सी रचना है? कायम खां रासो सारे पढ़ा दिए मैंने आपको पहले भी। गिरिध रासिया का कौन सा है भी? संगत रासो। दलपत विजय कौन सी रचना है? खुमान रासो। दलपत विजय की कौन सी रचना? खुमान रासो। जय सिंह सूरी अमीर मध्य मर्दन। दयाल की कौन सी रचना है भी? राणा रासो। दयाल की कौन सी रचना है? राणा रासो। और नल सिंह की कौन सी रचना है? विजयपाल रासो। विजयपाल कहां के भी? करौली वाले। कौन से? करौली वाले। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहां पे डाउनलोड करके आप दोबारा देख लेना भाई। सारंगधर कौन सी रचना है? अमीर रासो। और किसकी रचना है भी? जोधराज की। किसकी रचना है? जोधराज की। नैनचंद्र सूरी की कौन सी रचना है? हमीर महाकाव्य। नारायण सिंह भाटी की कौन सी रचना है? मीरा, ओल्यू, दुर्गादास और परमवीर। कौन सी रचना है दोस्तों? मीरा, ओल्यू, दुर्गादास, परमवीर। किसकी रचना है? नारायण सिंह भाटी की। चंद्रशेखर की बात करें तो कौन सी रचना है? हमीरहट और सूर्जन चरित्र।
जोधराज, जोधराज की कौन सी रचना है? हमीर रासो। डूंगर सिंह, डूंगर सिंह की कौन सी रचना है? शत्रुसाल सिंह, शत्रुसाल रासो। कवि कलोल, कवि कलोल की कौन सी रचना है? डोलो मारूरा दुआ। कवि कलोल की कौन सी रचना है दोस्तों? डोला मारूरा दुआ। कुसब लाभ, डोला मारूरी चौपाई। ध्यान रखना भाई, चौपाई और दोहा में कंफ्यूज मत हो जाना। दोहा पूछे तो किसका है? कवि कलोल का, और चौपाई पूछे तो किसकी है? कुसब लाभ की। मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल की कौन सी रचना है? सेनानी। और कौन सी रचना है भी? बुधान। ध्यान में रख लेना, बुधान किसकी रचना है? मेघराज मुकुल की। जोगीदास, हरिपिंगल प्रबंध, जोगीदास की कौन सी रचना है? हरिपिंगल प्रबंध। प्रतापगढ़ के शासक हुए हरि सिंह का वर्णन मिलता है वे। और मणिकर, मणि मधुरकर, मणि मधुरकर की कौन सी रचना है? पग फेरे। शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित रचना, ये मैंने बता दी भी आपको, पहले पढ़ा दी ना, देख लो। प्रथम कहानी, राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? विश्रांत प्रवास। और राजस्थानी भाषा की प्रथम नाटक कौन सा है? केसर विलास। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदर है भी। कौन सा है प्रथम उपन्यास? है कनक सुंदर। ये तीनों मैंने पहले भी पढ़ा दिया आपको। अब देखो, राजस्थानी भाषा की प्रथम हिंदी उपन्यास, राजस्थानी भाषा की प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सी है? अबलाओं का इंसाफ। किसके द्वारा रचित है? अंबिका दत्त व्यास द्वारा। स्वतंत्रोदय, स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा की प्रथम उपन्यास, स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? अभय पटकी। किसके द्वारा रचित है? नथमल जोशी द्वारा। आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो बादली। किसके द्वारा रचित है? चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी भी इस टेलीग्राम पे। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना भी। और जो विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।